नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हमारा विज्ञान क्लास 6 अध्याय 1, जिसमें अध्याय का नाम है भोजन। ठीक है, तो शुरू करने से पहले हम आचार्य जी की कोट्स देख लेते हैं। क्या है? जहाँ भी रहो, जो भी हालत रहे, जो भी सामने रहे, जो भी समय रहे, जो भी स्थान रहे, ठीक है ना। जहाँ भी रहो, जैसा भी हालत रहे, जो भी सामने रहे, जो भी समय रहे, जो भी स्थान रहे, केंद्र एक रहे, केंद्र हमेशा एक रहे, प्रथम रहे, वरीयता एक ही रहे। क्या हकीकत क्या है? यही केंद्र रहे और प्रथम रहे, और वरीयता भी इसी को देना है। क्या है? हकीकत क्या है? ये सब जो चल रहा है, इसकी सच्चाई क्या है? ठीक है ना। ये जाने बिना बह मत जाना, बह मत जाना, ये आचार्य जी कह रहे हैं, आचार्य प्रसाद जी। ठीक है, आगे देखते हैं। हम शुरू करते हैं अब हमारा अध्याय भोजन। ठीक है, तो भोजन हम जानते हैं कि भोजन विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होते हैं। स्रोत मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि जल का स्रोत क्या है? कुआं है, नल है, तालाब है, नदी है, बोरिंग है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु जहाँ से पैदा होता है, जहाँ से उसका उद्गम स्थान है, जहाँ से वो निकलता है, उसे क्या कहते हैं? जहाँ जहाँ से वो मिलता है, उसे क्या कहते हैं? उसका स्रोत कहते हैं। तो हम जानते हैं कि भोजन विभिन्न प्रकार के स्रोतों से मिलते हैं, मतलब अलग अलग तरह प्रकार के स्रोतों से मिलते हैं। एक जगह से नहीं मिलते हमें भोजन। कभी हमें जंतुओं से मिलते हैं, हमें कुछ भोजन पौधों से मिलते हैं, ठीक है, कुछ भोजन पेड़ों से मिलते हैं। मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्रोतों से मिलते हैं, एक स्रोत नहीं है। ये नहीं कि केवल पौधा से ही केवल हम लोग को भोजन तो नहीं मिलता है, तो स्रोत अलग अलग है। कुछ भोज्य पदार्थ पौधे से तथा जंतु स्रोतों से प्राप्त होते हैं। कुछ जो भोज्य भोज्य पदार्थ मतलब भोजन खाने योग्य सामान, जो भोज्य पदार्थ मतलब खाने योग्य पदार्थ जो होता है, वो पौधे से तथा जंतुओं से, जंतु मतलब जितने भी जीव हैं, जीव जीवित जो, जैसे कि जानवर हो गए, ये सब ये स्रोतों से प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं ऐसे जंतु जो केवल पौधे एवं उसके उत्पाद को भोजन के रूप में खाते हैं। पौधे और उसके उत्पाद मतलब पौधों को और पौधों से निकलने वाले जितने भी चीज़, जैसे कि फल फ्रूट, सब्जियां, जितने भी ये सब जो खाते हैं, उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। अब ऐसे जंतु, ऐसे लोग, ऐसे जीव जो केवल दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में खाते हैं, वे मांसाहारी कहलाते हैं। अब वैसे जंतु जो पौधे एवं जंतु, ऐसा अब जीव जो कि पौधा और जंतु मतलब जानवरों को, और जानवर को भी खाते हैं, और जो पौधे को भी खाते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं, उन्हें सर्वहारी कहा जाता है। ठीक है, विभिन्न राज्यों के भोजनों की विविधता, विविधता मतलब क्या होता है? विभिन्नताएं, अलग अलग। विभिन्न राज्यों के, हर राज्यों के, अलग अलग राज्यों के भोजन की विविधता है, मतलब हर राज्य में अलग अलग तरह के भोजन हमें खाने को मिलता है। पर अ, ऐसा भोजन विशेष परिस्थितियों में ही मिलता है। मतलब हर राज्य में अलग अलग भोजन तो मिलता है, लेकिन हर समय नहीं मिलता है। किसी एक स्पेशल कोई फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है, तो वहाँ के लोग पकवान बनाते हैं। उस जगह के जो फेमस पकवान होता है, उसको पर्व त्यौहार में एक विशेष परिस्थिति में, ऐसा विशेष टाइम में बनाते हैं। ठीक ना। अ, पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। ठीक है, पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। पूरे भारतवर्ष में अलग अलग प्रकार के भोजन खाए जाते हैं, खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। दक्षिण भारत का डोसा,
इडली सांभर प्रसिद्ध है। क्या है, कौन सा फेमस है दक्षिण भारत में? दक्षिण भारत में हमारा डोसा इडली सांभर प्रसिद्ध है, फेमस है। तो गुजरात का ढोकला, गुजरात में ढोकला पसंद है। वही झारखंड में धुसका छिलका रोटी पीठा मड़ुआ रोटी प्रसिद्ध है, फेमस है। ठीक है, आगे भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, बताइए। भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? ऊर्जा के लिए। जब भोजन ही हम लोग नहीं खाएंगे तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगा। जब ऊर्जा नहीं रहेगा हमारे शरीर में, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक ना। तो भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा, ताकत देता है। क्या हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता के कुछ विशेष कारण हैं? बोल रहा है कि क्या हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता कुछ विशेष कारण है? हाँ, देखिए, एक तरह का भोजन खाने से हमें क्या हो सकता है, हमारा शरीर ठीक रह सकता है? यहाँ पूछ रहा है कि क्या अलग अलग तरह का भोजन खाना अनिवार्य है, जरूरी है, ऐसा पूछ रहा है, ठीक ना। तो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि एक तरह का भोजन खाएंगे तो एक तरह का पोषक तत्व तो हमें मिलेगा, है कि नहीं। अगर मान के चलिए एक तरह का उसमें प्रोटीन है, तो प्रोटीन प्रोटीन हम लोग खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, वसा नहीं मिल रहा है, तो ये सब के बारे में अभी आप हम लोग पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन क्या है, किस में मिलता है, ये सारा हम लोग अभी पढ़ेंगे। स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन करना भी हमें अच्छा लगता है, ठीक ना। स्वादिष्ट भोजन हमें करना अच्छा लगता है कि नहीं? बिल्कुल लगता है, ठीक है। अब कई अवसर पर पकवान भी बनाए जाते हैं, कई अवसर पर पकवान बनाए जाते हैं, ठीक है ना। भोजन की इस विविधता के पीछे भोजन के आवश्यक घटक हैं। भोजन की इस विविधता मतलब अलग तरह अलग अलग विभिन्नताएं, भोजन अलग अलग खाने के पीछे एक कारण क्या है? घटक, आवश्यक घटक होते हैं। हर भोजन में अलग अलग घटक होते हैं। घटक किसको कहते हैं? घटक को क्या कहते हैं? पोषक, ठीक है ना, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, ठीक। अब मुख्य पोषक तत्व क्या क्या है उसको हम लोग जानेंगे। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त मतलब इसके अलावा हमारे भोजन में रुक्षांश पाए जाते हैं, ठीक ना। रुक्षांश का मतलब क्या होता है देख लेते हैं, ठीक। रुक्षांश का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो हमारे पाचन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यह हमारे भोजन का एक अभिन्न अंग है, भले ही यह पचता नहीं है। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा कैसा है, वैसा ही यह भी एक पोषक तत्व है जो हमारे पाचन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अगर ये नहीं मिलेगा हमें तो हमारा पाचन क्रिया सही से नहीं हो पाएगा, पचेगा नहीं खाना, ठीक है ना। हमारे भोजन को एक अभिन्न अंग होता है, ठीक। ठीक है, तथा तथा जल भी शामिल है, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती ही है, ठीक। अब देखिए, भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। आइए परीक्षणों के माध्यम से प्रयास करते हैं कि किन खाद्य पदार्थों में कौन सा खाने वाला सामान में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित हैं। क्या बोल रहा है? कौन कौन से ऐसे खाना है जिसमें एक से अधिक पोषक तत्व है, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करते हैं पहले। किसका परीक्षण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का। क्रियाकलाप एक, सामग्री क्या क्या लेना है? आलू के टुकड़े लेना है, आयोडीन का घोल लेना है। क्रिया विधि, एक प्लेट में आयोडीन सामग्री हमारा क्या क्या है? आलू के टुकड़े हैं, आयोडीन का घोल है, ठीक ना। क्रिया विधि करते हैं। एक प्लेट में आलू के टुकड़े लीजिए। अब इनमें तनु आयोडीन घोल की कुछ बूंदें डालिए। तनु आयोडीन का घोल डालना है। अब ऐसा मत समझना कि जो नमक है उसे घोल करके डालना है, वैसा नहीं है। नमक होता है कॉमन साल्ट, उसमें आयोडीन केमिकल अगर मिला देते हैं हम लोग आयोडीन युक्त बनाने के लिए, आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए, तब वो आयोडीन होता है, ठीक है ना। वो कॉमन साल्ट होता है, उसमें आयोडीन नहीं मिलता है, उसमें आयोडीन मिलाना पड़ता है, ठीक।
तो आयोडीन युक्त नमक है तब वो काम करेगा। तो आयोडीन का घोल क्या करेंगे, कुछ बूंदे डालिए किसमें, आलू के एक कटे हुए भाग में, आलू के टुकड़े में। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। क्या कह रहा है कि आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए, आयोडीन का घोल बनाने के लिए क्या करना है, जल में आधी भरी परखनली, परखनली समझते हैं ना आप, कांच का जो होता है पतला सा, ऐसा ऐसा होता है पतला सा, ठीक है, परखनली। तो ये क्या करना है, परखनली में क्या करना है, आधी भरी जल की कुछ बूंदे टिंचर से आयोडीन को मिला दीजिए और उसे घोल दीजिए। अब अवलोकन, क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ, बोल रहा है क्या रंग बदला उसका। खाद्य पदार्थ का रंग नीला और कुछ समय बाद काला होना मंड की उपस्थिति दर्शाता है। जो खाने वाला पदार्थ है वो रंग उसका नीला और कुछ समय बाद क्या होने लगेगा, काला होने लगेगा, तो समझ जाइए कि उसमें क्या है उपस्थित, स्टार्च है, मंड है, और है जो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है, जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। ठीक। घरेलू परीक्षण, पके हुए चावल की मांड में यदि आप आयोडाइज्ड नमक थोड़ी मात्रा में छिड़केंगे तो माड़ के रंग में परिवर्तन दिखाई देगा। ठीक ना, जब भी आपका चावल बन जाता है और आप माड़ जब उसे निकालते हैं, उसमें आयोडाइज्ड नमक मतलब आयोडीन युक्त नमक को अगर छिड़कते हैं तो उसका रंग में ज़रूर परिवर्तन आएगा। आप गौर से देखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्रियाकलाप 2, प्रोटीन की परीक्षण। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण हो गया, कैसे हुआ, एक आलू के टुकड़े लिए हमने और एक परखनली में, कांच के एक छोटा सा पतला सा होता है वो, उसमें परखनली में आयोडीन का घोल लिए। ठीक ना, अब आयोडीन का घोल को 2 से 3 बूंद क्या किए, टुकड़े आलू पर 1-2 बूंद डाल दिए, तो क्या हुआ, उसका रंग नीला या क्या हो गया, काला हो गया। तो हम लोग समझ गए कि इसमें स्टार्च मंड उपस्थित है और मंड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही क्या होता है, रूप होता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोटीन का परीक्षण। क्रियाकलाप 2, सामग्री, क्या क्या लेना है, क्या क्या सामग्री लेना है, सामान क्या क्या लेना है, दाल का चूर्ण, कॉपर सल्फेट का घोल और कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल परखनली और ड्रॉपर से क्या करेंगे, बूंद बूंद हम लोग देंगे किसी पर भी। अब क्रियाविधि में देखते हैं, एक परखनली में दाल का चूर्ण डालिए, एक परखनली में क्या करना है, दाल का चूर्ण को डाल देना है। अब इसमें कॉपर सल्फेट के घोल की 2 बूंदें डालना है। क्या करना है, जिस परखनली में हमने दाल की चूर्ण डाली है उसमें कॉपर सल्फेट की 2 बूंद डालनी है एवं कॉस्टिक सोडा की घोल की 10 बूंदें डालनी है। ठीक, अब परखनली को अच्छी तरह हिला दीजिए। ठीक, 100 मिलीलीटर पानी में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से कॉपर सल्फेट का घोल बन जाता है। घोल बनाने के लिए क्या करना होगा, 100 मिलीलीटर पानी में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने पर कॉपर सल्फेट का घोल बन जाता है। अब अवलोकन करते हैं, इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ। देखिए, खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी होना प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर खाद्य पदार्थ कैसा हो जाएगा, बैंगनी कलर का हो जाएगा, तो समझ जाइए कि वहाँ क्या है, प्रोटीन है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। अब जैसा हमने किया, कैसा किया, एक परखनली में हमने क्या किया, जिस भी खाद्य पदार्थ, मान चलिए यहाँ खाद्य पदार्थ क्या था, खाने वाला सामान क्या था, दाल का चूर्ण था। ठीक ना, दाल का पाउडर टाइप से था। ठीक, उसे लिया था। आप किसी और खाद्य पदार्थ का ले सकते हैं, मान के चलिए कोई चीज़ का लिए, उसका चूर्ण आप डाल दिए परखनली में, फिर 2 बूंद क्या डालना है, 2 बूंद कॉपर सल्फेट डाल देना है। ठीक ना, और कॉस्टिक सोडा का घोल कितना डालना है, 10 बूंद, और उसे हिला दीजिए। अगर बैगनी कलर का हो गया तो समझ जाइए कि उसमें क्या है, प्रोटीन उपस्थित है। ठीक है, अब जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है।
देखिए, अगर वो ठोस है, कोई भी खाद्य पदार्थ, कोई भी खाने वाला सामान अगर वो ठोस है, जैसे कि दाल ठोस था, तो उसे पहले क्या किया हमने? चूर्ण बनाया, उसे पाउडर के रूप में बनाया, ठीक है ना? अब देखते हैं क्रियाकलाप 3। इसमें वसा का परीक्षण हमने कार्बोहाइड्रेट का कर लिया, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब हम लोग हाँ, प्रोटीन का भी हो गया। अब करेंगे वसा का परीक्षण, ठीक ना? मूंगफली के दाने के टुकड़े, सफ़ेद कागज़, क्या क्या सामग्री है, सामान क्या क्या लेना है? मूंगफली के दाने के टुकड़े लेना है, मूंगफली के दाने के टुकड़े लेना है, सफ़ेद कागज़ लेना है। मूंगफली के दाने के टुकड़े के स्थान पर स्थानीय उपलब्ध सुरगुजा, अरंडी, महुआ के बीज का भी उपयोग कर सकते हैं। मतलब अगर मूंगफली का दाना नहीं है तो आप उसके जगह में ये सब यूज कर सकते हैं, ठीक? क्रिया विधि, एक सफ़ेद कागज़ को मोड़कर उनके बीच मूंगफली के दाने के टुकड़े रखिए, जैसे कि बीच में रख दिए, और अंगूठे की मदद से उसे दबा दीजिए। जैसे कि एक सफ़ेद कागज़ लिए, उसके बीच में हमने मूंगफली के दाने को डाला और उसे क्या किया? ज़ोर से दबा दिया। अब अवलोकन करते हैं। कागज़ को खोलकर ध्यान से देखिए, इस पर क्या दिखाई देता है? आप ध्यान से देखिए, कागज़ खोल करके लिखिए और लिखना है। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर कागज़ में धब्बा धब्बा सा लग गया होगा, तेल का धब्बा जैसा, तो समझ जाइए कि वहाँ क्या है? वसा उपस्थित है, ठीक है? इसके अतिरिक्त हमारे शरीर को रुक्षांश, रेशे एवं जल की आवश्यकता होती है। रुक्षांश मतलब मैंने बताया था ना, यह एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो कि किसके लिए ज़रूरत होता है? पाचन के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक ना? और जल तो आवश्यक है ही है, ठीक? जैसे गेहूँ, दाल, आलू, फल, सब्जियां, जौ आदि, ये सब क्या है? रुक्षांश है। जल अपशिष्ट पदार्थों अर्थात मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में क्या करता है? सहायता करता है। जल अपशिष्ट पदार्थ मतलब जो उपयोग के लिए नहीं है, ठीक ना? वैसे पदार्थ को क्या करता है? मूत्र तथा पसीने के द्वारा निकालने में मदद करता है, ठीक है? जल को हम जल, दूध, चाय आदि के रूप में तो लेते ही हैं। नारियल, तरबूज, खीरा जैसे फल भी पानी के स्रोत होते हैं, ठीक? अब जल का परीक्षण करते हैं हम लोग। जल कैसे हम लोग किसी में है या नहीं, कैसे जानेंगे? एक टमाटर को लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लिए। क्या करना है? टमाटर लेना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े काटना है। क्या आपके हाथ गीले होते हैं? बिल्कुल, हाथ तो गीला होगा ही, टमाटर काटेंगे तो। ऐसे कौन कौन से फल या सब्जी हैं जिनको काटने, छीलने, मसलने से पानी की उपस्थिति का अनुभव होता है? ऐसे फलों या सब्जियों की सूची बनाएंगे, ठीक ना? ऐसे कौन कौन सा फल है जिसे काटने, दबाने या मसलने पर क्या होता है? छीलने पर क्या होता है? पानी का अनुभव होता है, ठीक? अब यहाँ देखिए कैसा टमाटर को काट रहा है और उसके पानी में हाथ में पानी भी दिख रहे हैं, ठीक है ना? कटे टमाटर से हाथ गीला होना, ठीक है? उपयुक्त परीक्षण के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को लेकर विभिन्न पोषक तत्वों की उपस्थिति की जांच कीजिए। अब हमने तो क्या क्या किया? हमने तो एक दो मतलब आलू के टुकड़े लिए, दाल के चूर्ण लिए, मूंगफली के दाने लिए, जल लिए, ये सब लिए। आप अन्य प्रकार के भोजन का भी उपयोग करके देख सकते हैं कि आप उसमें क्या क्या पाया जाता है, ठीक ना? ठीक है, अब आगे देखते हैं। आइए क्या निम्नलिखित सारणी से इसे जानने का प्रयास करते हैं। सारणी 1.1 विभिन्न खाद्य पदार्थ का परीक्षण। खाद्य पदार्थ क्या क्या है? कच्चा आलू है,
दाल है, मूंगफली है, सूखा नारियल है, सेब का टुकड़ा है, उबला अंडा है, सुरगुजा है, अरंडी है, महुआ है, सरसों के बीज है। अब मंड किसके किसके में पाया जाता है? कच्चा आलू में, ये तो हमने क्या क्रियाकलाप में भी देख लिया था। दाल में क्या जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, ये हमने क्रियाकलाप में देखा था। मूंगफली में क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है, ये हमने क्रियाकलाप में देखा था। सूखा नारियल में क्या पाया जाएगा? सूखा नारियल में वसा पाया जाएगा। सेब का टुकड़ा में क्या पाया जाएगा? सेब का टुकड़ा में प्रोटीन पाया जाएगा। उबला हुआ अंडा में क्या पाया जाएगा? प्रोटीन ही पाया जाएगा। सुरगुजा, अरंडी, महुआ, सरसों का बीज, इसमें क्या पाया जाएगा? वसा पाया जाएगा। ठीक, इसके अतिरिक्त मतलब इसके अलावा विटामिन तथा खनिज लवण भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थ में उपस्थित रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, रुक्षांश, इसके अलावा भी हमारे जो भोजन होते हैं उसमें विटामिन्स और खनिज लवण भी हमारे विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों में क्या होते हैं? खाने वाले पदार्थ में, खाने वाले जितने भी सामान हैं उसमें उपस्थित होते हैं। इसकी अल्प मात्रा की ही शरीर को आवश्यकता होती है। देखिए, हम सोचते हैं कि हम लोग ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा हमें प्रोटीन मिलेगी, विटामिन्स मिलेगी। नहीं, हमें शरीर को अल्प मात्रा में ही आवश्यकता होती है। अगर हम लोग ज़्यादा उपभोग कर लेते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तो वो क्या होता है? हमारा मल मूत्र के द्वारा वो बाहर निकल जाता है, वो ज़्यादा हमें फ़ायदा नहीं होता है। जितना हमें शरीर को चाहिए उतना ही हमें खाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। पोषक तत्व, पोषक तत्व एवं उनके कार्य क्या क्या है? पोषक तत्व तो हम लोग समझ गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण जितने भी हैं, जल है, रुक्षांश है, ये सब सब क्या है? पोषक तत्व है। पोषक तत्व का स्रोत क्या है? भोजन है। अब भोजन का स्रोत क्या है? अलग अलग चीज़ों, भोजन का विभिन्न स्रोत है, या तो वो जंतुओं से मिलता है या तो वो पौधों से मिलता है। ठीक है, ये समझ गया हमने। अब देखते हैं पोषक तत्व और उसके कार्य क्या क्या होते हैं। पोषक तत्व का क्या क्या काम होता है, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट और वसा का क्या काम है? ऊर्जा देने वाला भोजन है, क्या हमें ताकत देता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा जब हम लोग लेंगे तो क्या हमें ताकत मिलेगा। प्रोटीन, शरीर वर्धक भोजन, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत में सहायता करता है। जैसे कि आपका कहीं हड्डी टूट गया है एक्सीडेंट के दौरान, या कुछ भी टूटे फूटे अंग हैं आपके कहीं पर, तो आपको प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लेने पर आपको क्या होगा? टूटे फूटे अंगों की जल्द से जल्द मरम्मत हो जाएगी। विटामिन एवं खनिज लवण क्या मदद करता है? स्वस्थ रखने में सहायता करता है। ठीक है, रोग से लड़ने में सहायक करता है। अगर विटामिन और खनिज लवण हमारे शरीर में रहेंगे तो रोग से लड़ने में मदद करेगा और हम स्वस्थ रखेगा हमें। ठीक ना। रुक्षांश, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायक करता है। क्या करता है? पचने में मदद करता है, मतलब जो नहीं पचा है जो भोजन, उसे बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक। जल, पोषकों को अवशोषित करने में सहायता करता है। मान के चलिए हम लोग सारा पोषक खा लिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जिसमें मिलता है वो भी खा लिए, प्रोटीन भी खा लिए, विटामिन भी, खनिज लवण भी, रुक्षांश भी सारा खा लिए, लेकिन वो पोषक को शरीर में अवशोषित, शरीर में सोखने के लिए हमें क्या चाहिए? जल चाहिए। ठीक। आइए इन पोषक स्रोतों की पहचान करने का प्रयास करते हैं। ठीक। विटामिन का प्रकार क्या क्या होता है? विटामिन ए, विटामिन का प्रकार देखते हैं, उसका क्या काम होता है। अगर वो उसका कमी हो जाएगा विटामिन का, तो क्या क्या हमें हम क्या क्या रोग से ग्रस्त हो जाएंगे, ये देखेंगे। ठीक। विटामिन ए त्वचा एवं आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए क्या करता है? त्वचा मतलब जो चमड़ी होती है, हमारी स्किन होती है, उससे स्वस्थ रखता है, आँखों को स्वस्थ रखता है। और अगर हम ये विटामिन ए का कमी हो जाता है तो हम दृष्टिहीनता हो जाते हैं, मतलब आँख हमारा देखने नहीं लगता है, छीनता हो जाता है, रतौंधी आँख का ही बीमारी है। ठीक। अब विटामिन B1 हृदय एवं परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखता है। ये हृदय को और परिसंचरण तंत्र, मतलब सांस लेने वाला जितना भी तंत्र है, हृदय है, ये सबको क्या करता है? ये स्वस्थ रखता है। जैसे कि अगर ये इसका कमी हो जाएगा तो हमारा क्या रोग हो जाएगा? बेरी विटामिन B1 की कमी से क्या हो जाता है हमें? बेरी बीमारी। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायता करता है। कोई भी रोग आ रहा है, मान के चलो कोई
अभी वायरल कोई रोग आने वाला आ रहा है, और अगर आप विटामिन सी अच्छी तरीक़ा से आप रोज़ाना ले रहे हैं तो आपको जल्द ही रोग नहीं पकड़ेगी, ठीक ना। और अगर हम लोग विटामिन सी का कमी होता है हमारे शरीर में तो क्या बीमारी आ जाता है, स्कर्वी बीमारी आ जाती है। अब विटामिन डी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है। विटामिन डी लेने पर क्या काम होता है हमारा, हड्डियों और दांतों को के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है। कैल्शियम मान के चलिए हम कोई चीज़ से ले रहे हैं, लेकिन विटामिन डी जब लेते हैं तो वो जो कैल्शियम होता है उसे हमारे शरीर में उपयोग करने में सहायता करता है। अगर ये नहीं लेते हम लोग विटामिन डी तो शरीर में हमारा कैल्शियम नहीं जा पाता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, हमें रिकेट्स हो सकता है। विटामिन ई त्वचा एवं प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ई का यदि कमी हो जाएगा तो त्वचा एवं प्रजनन को प्रभावित करता है, ठीक ना। प्रजनन मतलब जो स्त्रियों का जो होता है प्रजनन भाग, वो बोला जा रहा है, ठीक है। विटामिन के रक्त को थक्का जमने में सहायता करता है। जैसे कि रक्त को थक्का जमने में, मान के चलिए कहीं पर आपका कट हो गया, अगर थक्का नहीं जमेगा तो क्या होगा, आपका ब्लड जो है ये क्या होगा, निकलता ही रहेगा, ठीक ना। आपका रक्त जो है वो क्या होगा, निकलता ही रहेगा अगर थक्का ना जमे तो। इसलिए विटामिन के का कमी अगर जिसको रहता है तो जब भी वो कट जाते हैं उसका जो रक्त होता है वो बहता ही रहता है। तो विटामिन के का कमी से क्या होगा, रक्त नहीं जमता है, ठीक है। आगे देखते हैं। विटामिन ए नंबर में है। ये सब विटामिन है, दूध है, पपीता है, आम है, गाजर है, ठीक ना। और विटामिन ए किसका में पाया जाता है, विटामिन ए बी नंबर में। ये सब दाल चावल ये सब में विटामिन ए पाया जाता है। अब विटामिन सी किस में पाया जाता है, इसमें देखिए टमाटर, आंवला, मिर्ची, नींबू ये सब में। और विटामिन डी का स्रोत क्या क्या है, दूध, मक्खन, अंडा, मछली, ठीक है। संतुलित आहार हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना आवश्यक है। देखिए शरीर को वृद्धि और अच्छा स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या है, जितना भी भोजन हम लोग खाते हैं सब में पोषक तत्व होना बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि अगर कोई भी विटामिन्स का कमी हो जाता है तो क्या क्या बीमारियां हो जाती है, और हर पोषक तत्व का क्या क्या कार्य होता है, ठीक ना। तो जो उचित मात्रा में पोषक तत्वों का होना आवश्यक है। साथ ही इसके पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। ये नहीं कि सारा पोषक तत्व तो हमें मिल रहा है लेकिन रुक्षांश और जल नहीं मिले तो वो हमारे शरीर में नहीं अवशोषित होगा, ठीक है ना। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार क्या कहलाता है, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा में आवश्यक है। साथ ही इसमें पर्याप्त मात्रा के रुक्षांश और जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। आहार की आवश्यकता उम्र के अनुसार बदलती है, ठीक ना। जैसे कि बच्चे तो थोड़े से खाते हैं, फिर जो जवान होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा खाने लगते हैं, फिर बूढ़े होते हैं फिर कम खाने लगते हैं, ठीक ना। तो ये आहार जो होता है ये हमारी उम्र के अनुसार बदलती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि नवजात शिशु एवं वयस्क मतलब 18 साल से ऊपर वाला व्यक्ति के भोजन में अंतर होता है, बिल्कुल अंतर होता है। जो नवजात शिशु होता है वो 1 चम्मच खाता है और जो वयस्क व्यक्ति होता है वो बहुत ज़्यादा खाता है कि नहीं। क्या शारीरिक कार्यों के आधार पर भी संतुलित आहार निर्भर करता है, बिल्कुल शारीरिक कार्यों के आधार पर भी करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है खेतों में, उसको अलग प्रकार का चाहिए, कोई जिम कर रहा है तो उसे अलग प्रकार का आहार चाहिए, कोई ऑफिस में केवल हरदम बैठा हुआ रह रहा है तो उसे अलग प्रकार का
संतुलित आहार चाहिए, ठीक ना। क्या एक मजदूर के लिए आवश्यक आहार एक ऐसे व्यक्ति के भिन्न होना चाहिए जो कार्यालयों में बैठकर ही कार्य करते हैं? बिल्कुल भिन्न होना चाहिए। एक कोई ऑफिस में काम कर रहा है, एक किसान है, तो उसमें तो भिन्न होना चाहिए, क्योंकि किसान जो है मेहनत कर रहा है ना, और वो बैठ कर के ही काम कर रहा है। चर्चा कीजिए। आइए अब एक भोजन पिरामिड बनाते हैं। देखिए ये भोजन का पिरामिड है। बताइए हम क्या क्या खाते हैं। अपने उत्तर को इस प्रकार लिखिए कि आहारों के निम्न रूप से वर्गीकरण हो सके। मतलब इस प्रकार अपने आहारों को बताइए जो कि अलग अलग किया जा सके, वर्गीकरण बांटा जा सके, ठीक है ना। बन गया भोजन पिरामिड। क्या बन गया? भोजन का पिरामिड बन गया, ठीक। देखिए इसमें क्या क्या है। तेल घी मक्खन वाला ऊपर रखा गया है, दूध दही को यहाँ रखा गया है, मछली अंडा ये सब रखा गया है, सब्जी और फल को यहाँ रखा गया है, रोटी चावल ये सब को यहाँ रखा गया है, ठीक है। ये हो गया भोजन का पिरामिड। नेक्स्ट पेज में जाते हैं। रंग बिरंगे भोजन। बताइए कि तिरंगे में कौन कौन सा रंग होता है। तिरंगे में कौन कौन सा रंग होता है? केसरिया, सफ़ेद और हरे रंगों की होती है, ठीक है ना। अब तीन रंगों से मिलते जुलते रंगों खाद्य सामग्री की सूची बनाइए। अब तीन रंग से मिलते जुलते खाद्य सामग्री की सूची बनाना है। खाना खाने वाला सामान जो कि तीन कलर का होना चाहिए, वैसा सामान का सूची बनाना है। जैसे कि टमाटर क्या होता है? लाल होता है। उसी तरह का केला क्या होता है? पीला होता है, इस टाइप से, ठीक है ना। केसरिया या लाल रंगों की खाने वाला सामान क्या क्या है? टमाटर है, गाजर है, सेब है। सफ़ेद रंगों की खाद्य सामग्री, सफ़ेद रंग का खाने वाला सामान, चावल है, दूध है, अंडा है, आलू है, ठीक है ना। हरे रंगों की खाद्य सामग्री, हरा रंग वाला खाने का सामान, मटर, कद्दू, नेनुआ, पालक ये सब। हमारे भोजन में प्रतिदिन रंग बिरंगे खाद्य पदार्थ का मिश्रण होना चाहिए। हमारा जो खाना होता है उसमें रंग बिरंगे खाने वाला भोजन का मिश्रण होना चाहिए, मिलान होना चाहिए, है ना। ये संतुलित आहार हैं जो स्वास्थ्य, विकास तथा शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। देखिए ये संतुलित आहार होते हैं जो अलग अलग रंग बिरंगे हम जब भोजन करते हैं तो ये क्या होते हैं? हमारे स्वास्थ्य को ठीक रहता है, विकास करता है हमारे शरीर को, और शारीरिक शरीर ठीक रहता है और मन भी ठीक रहता है। मन की जितनी गतिविधियाँ हैं, ठीक है ना, हम गलत नहीं सोचेंगे। अगर हमारा शरीर ठीक रहेगा तो हम कोई भी कार्य को अच्छे से कर पाएंगे, नेगेटिव नहीं सोचेंगे, है कि नहीं। आवश्यक है। पोषक तत्व को नष्ट होने से बचाने हेतु कुछ सावधानियाँ। देखिए हर भोजन में कुछ ना कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो अगर वो कैसे नष्ट होता है और हम लोग कैसे उसे बचा सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। छिलका उतार कर सब्जियों और फलों को धोने पर उनके कुछ विटामिन्स नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप ले आए सेब, अब उसका छिलका उतारे फिर उसको धोए तो क्या होगा? कुछ विटामिन्स उसका ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा सब्जियों को काटने से पहले अच्छी तरह धो लेना चाहिए। सब्जियों को काटने से पहले ही अच्छी तरीक़े से धो लेना चाहिए। ये नहीं कि सब्जी को काट लिए उसके बाद धोना चाहिए। उससे क्या होता है? विटामिन्स की कमी हो जाती है, विटामिन्स उसमें बहुत से क्षय हो जाती है, नष्ट हो जाते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन्स और खनिज लवण भी नष्ट हो जाते हैं। चावल और दाल में जो भी उपस्थित होते हैं विटामिन्स और खनिज लवण, वो नष्ट हो जाता है बार बार धोने पर, ठीक। भोजन पकाने में अधिक जल का उपयोग और बाद में फेंक देने से भी कई प्रोटीन और खनिज लवण की हानि होती है। जैसे कि हम लोग भोजन जब बनाते हैं तो लास्ट में जो माड़ निकलता है, जिसे हमने पढ़ा, माड़, जो कि क्या पाया जाता है? उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर हम लोग चावल बनाते समय ज़्यादा पानी डाल देते हैं, ठीक ना, चावल बनाने से पहले हम लोग पानी डालते हैं, उसके बाद ना जब वो पानी गर्म हो जाती है तो क्या करते हैं? उसमें चावल डालते हैं, फिर हम उसे
जो भी एक्स्ट्रा पानी होती है उसे बहा देते हैं, ठीक है ना, और चावल को रख लेते हैं, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो ज़्यादा पानी का उपयोग ना करें, कह रहा है। अगर कम से कम उपयोग करेंगे तो उस कम से कम जो चावल है उसका विटामिन का क्षय होगा, नष्ट होगा, है ना, ठीक है। उससे क्या होता है कि प्रोटीन्स और खनिज लवणों की हानि हो जाती है। इन्हें भी जानिए क्या है। लो सोडियम नमक, लो सोडियम नमक आजकल बाज़ारों में उपलब्ध है। लो सोडियम नमक आजकल बाज़ारों में उपलब्ध है। इनका भोजन में उपयोग उच्च रक्तचाप वाले रोगियों के लिए लाभदायक है। देखिए आजकल लो सोडियम नमक मिल रहे हैं, जो कि उच्च रक्तचाप मतलब हाई बीपी जिसके होते हैं उनके लिए बहुत मददगार है, ठीक। जरा अब बताइए, भोजन को किस प्रकार उचित तरीके से पकाने चाहिए और क्यों। भोजन को किस तरह से उचित तरीके से पकाने चाहिए। उसे ज़्यादा धोना नहीं चाहिए, ठीक ना। काटने से पहले ही धो लेना चाहिए। साथ ही ज़्यादा पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होते हैं, क्यों पूछ रहा है तो क्योंकि क्या होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, हमें अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को भी शामिल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना हमारा मिश्रण रहेगा हरी सब्जियों का, उतना हमारा क्या होगा, स्वास्थ्य का विकास होगा, शारीरिक और मानसिक गतिविधियाँ ठीक रहेगी, ठीक है। अब जंक फूड के बारे में देखते हैं। जंक फूड, फास्ट फूड, जो बाहर जो बिकते हैं, चाउमीन्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब, मोमोज, आजकल मेले बाजार आदि में चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर आदि मिलते हैं, जिन्हें हम चाव से खाते हैं। इसे फास्ट फूड के नाम से जानते हैं, परंतु क्या ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। पूछ रहा है क्या ये लाभदायक है, बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं कितना नमक है फास्ट फूड में। फास्ट फूड नमक की मात्रा, चाउमीन में कितना है, 1.7 ग्राम, ब्रेड चॉप में 0.5 ग्राम, पिज़्ज़ा में एक से एक से 1.20 ग्राम, ठीक है ना, और पाव भाजी में 0.6 ग्राम, और बर्गर में 1 ग्राम। अधिक नमक के सेवन से उच्च रक्तचाप की बीमारी होती है। क्या होती है, ज़्यादा अगर हम लोग नमक सेवन करेंगे तो उच्च रक्तचाप हो जाएगा, हाई बीपी हो जाएगा, ठीक ना, हाइपर टेंशन हो जाएगा, ठीक। खनिज लवण के स्रोत क्या क्या हैं। खनिज लवण हमें किससे मिलते हैं, किस भोजन से मिलते हैं। स्रोत मतलब समझ रहे हैं ना, कहाँ से वो प्राप्त होते हैं हमें। आयोडीन के स्रोत क्या क्या हैं, तो पहले देख लेते हैं। खनिज लवण के स्रोत, खनिज लवण क्या क्या है, आयोडीन है, फॉस्फोरस है, लौह है, कैल्शियम है। तो आयोडीन किससे किससे मिलेगा, मछली, केकड़ा, आयोडाइज्ड नमक से, अदरक से, समुद्री उत्पाद से मिलेगा, ठीक। फॉस्फोरस किससे मिलेगा, केला से मिलेगा, दूध से मिलेगा, मिर्च से मिलेगा, फ्रेंच बीन से मिलेगा, बादाम से मिलेगा, ठीक। लोहे के स्रोत किससे मिलेंगे, पालक, सेब, मड़ुआ, साबू अनाज, यकृत, ये सब में मिलेगा। कैल्शियम का स्रोत क्या क्या है, दूध, अंडा, मूली, सलजम, केला, ये सब है सारे खनिज लवण, ठीक है। ये चित्र दिए गए हैं, एक का आयोडीन का ए नंबर में है, और फॉस्फोरस का बी नंबर में है, लौह का सी नंबर में है, और कैल्शियम का डी नंबर में है। क्वेश्चन क्या बन रहा है, आइए अब बताइए। आजकल बाजार की मांग को पूरा करने के लिए केला, आम आदि फलों को कार्बाइड से पकाया जाता है। क्या इस तरह के पके फल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। कारण क्यों, क्योंकि समय से पहले वो पके होते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण वो हमारे वो उसमें क्या होता है कि सही प्रकाश, विटामिन्स और खनिज लवण और जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो अच्छे मात्रा में नहीं उपलब्ध होते होंगे, है ना, ठीक है। आगे देखते हैं। इन्हें भी जानिए। झारखंड राज्य के
साग सब्जियों के पोषक मूल्य एक उसके औषधि उपयोग वाले पौधों की सूची बनाइए। झारखंड राज्य के साग सब्जियों के पोषक मूल्य एक उसके औषधि उपयोग वाले और पौधों की सूची बनाई वाले पौधों की सूची बनाई। देखिए साग क्या क्या है उसका सूची बनाना है, और क्या क्या दवाइयों में काम आता है जो साग जो पौधे उसका भी सूची बनाना है, झारखंड में जो पाए जाते हैं। ठीक है, झारखंड में पाए जाने वाले साग सब्जियों का सूची बनाना है। दूसरा, जिसमें दवाइयाँ मिलती है उस पौधे की भी सूची बनाना है। आपने भोजन में पोषक तत्व का शरीर के लिए महत्व जान लिया। भोजन में जो पोषक तत्व होता है वो शरीर के लिए क्या महत्व है, कितना महत्व है, ये तो जान लिया। ठीक ना, भोजन में जो पोषक तत्व हैं वो ना रहें तो भोजन क्या है, व्यर्थ ही है। ठीक है, अब बताइए कि इनमें कोई पोषक तत्व शरीर को ना मिले या कम मात्रा में मिले तो क्या होगा। हमारा शरीर वृद्धि नहीं होगा, मानसिक और शारीरिक गतिविधियां सही से नहीं हो पाएगा। ठीक ना, ठीक, जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिले तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। कुपोषण किसे कहते हैं, जब शरीर को आवश्यक मात्रा में जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है पोषक तत्व, तो इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं आप फोटो में सारी हड्डियां गिना रही हैं। ठीक ना, तो ये कुपोषण का शिकार हो गए हैं। इन्हें क्या हो रहा है, आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा है इन लोगों को। ठीक है, सूखा रोग से ग्रसित रोगी और क्वाशियोकर रोग से पीड़ित बच्चा, ये सब बीमारी है। आगे देखिए, सूखा रोग क्या होता है ये जानेंगे, और क्वाशियोकर रोग भी जो बच्चा पीड़ित है वो भी जानेंगे। तो पहले देखते हैं सूखा रोग। कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है। अगर कम हम लोग भोजन जिसको मिलता है तो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का मात्रा भी कम हो जाता है, शरीर दुबला पतला हो जाता है और पसली की हड्डियां दिखाई देने लगती है। ठीक ना, अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भोजन में कम मिलने लगता है तो शरीर दुबला पतला हो जाता है और पसली की हड्डी दिखाई देने लगती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सूखा रोग। ठीक, अब क्वाशियोकर क्या होता है रोग, यदि भोजन में प्रोटीन कम हो तो बच्चे की वृद्धि रुक जाती है और पेट फूल जाता है। क्या होता है, अगर प्रोटीन की कमी हो जाता है तो बच्चे की वृद्धि में कमी हो जाती है और पेट क्या हो जाता है, फूल जाता है। ठीक ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वाशियोकर रोग कहते हैं। आगे, रतौंधी। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस रोग, विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखाई देने लगता है। रतौंधी होता है क्या, एक बीमारी है जो कि विटामिन ए की कमी से होता है और ये रात में कम दिखाई देने लगता है। घेंघा, घेंघा रोग, देखिए आप जैसे कि चित्र में देख पा रहे हैं गले के पास फूल जाता है। आयोडीन की कमी से गले की ग्रंथि फूल जाती है, बच्चे मानसिक विकलांग हो जाते हैं, मानसिक रूप से विकलांग भी हो जाते हैं बच्चे। अगर बच्चों को ये बीमारी हो गया घेंघा रोग, ये आयोडीन की कमी से होता है, इसीलिए हमें आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए। ठीक ना, एनीमिया रोग, लौह तत्व की कमी से खून की कमी हो जाती है। लौह तत्व क्या क्या मिलता है, हरी सब्जियों में जैसे कि पालक, ये सब में अभी हमने पढ़ा था ना। ठीक है, देखिए लौह, पालक, सेब, मड़ुआ, साबुत अनाज, यकृत, ये सब में मिलता है। तो ये क्या हो रहे हैं कि लौह की कमी से हम लोग को क्या हो जा रहा है, एनीमिया हो जा रहा है। लौह तत्व की कमी जब होने से खून की कमी हो जा रही है। लौह तत्व नहीं मिलेगा हमें जिस कोई भी भोजन से, भोजन के द्वारा, तो हमें खून की कमी हो जाती है और शरीर कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर शरीर में कई रोगों की ग्रस्त हो जाती है, मतलब बहुत से रोग घुस जाते हैं, ग्रस्त करना, बहुत से रोग घुस जाते हैं। ठीक ना, अब आगे देखते हैं अस्थ और अस्थि और दंत क्षय क्या होता है। अस्थि और दंत क्षय मतलब हड्डी और दांतों का नष्ट होना।
कैसे होता है? कैल्शियम की कमी से हड्डी और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। कैल्शियम का कमी से ये सब होता है, दांत का कमज़ोर होना, हड्डी का कमज़ोर होना, ये सब किसके कारण होता है? कैल्शियम का कमी के कारण होता है। पोषक तत्वों की अधिकता क्या क्या है? जहाँ पोषक तत्वों की कमी से विभिन्न रोग हो जाते हैं, वहीं इसकी अधिकता भी हानिकारक हो सकती है। पोषक तत्वों की कमी से तो हमें रोग होता है, ये हमने अभी तक पढ़ लिया। लेकिन अगर ज़्यादा भी खा लेते हैं तो क्या होता है? ये हानिकारक ही होता है। बहुत अधिक वसा युक्त भोजन मोटापा के कारण बनती है और ये समस्त बीमारियों की जड़ है। अगर आपको एक बार मोटापा हो गई तो बहुत सी बीमारियों का ये जड़ बन जाता है, ठीक ना? और वसा युक्त ज़्यादा तेल वाला अगर सामान हम लोग खाएंगे तो मोटापा का कारण बन जाता है, ठीक? जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ठीक ना? पीठ कहाँ है, पेट कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा है, पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है, ठीक? मोटापा। अब अपनी जानकारियों की सारणीबद्ध कीजिए। जितने भी जानकारियाँ आपने ले ली है उसे सारणीबद्ध कीजिए। सूखा रोग का लक्षण क्या है? लक्षण क्या है कि आदमी क्या हो जाता है? दुबला पतला हो जाता है, पसली दिखने लगते हैं। कमी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। क्वाशियोकर बीमारी क्या होता है? इसमें बच्चे के पेट फूलने लगते हैं और विकास में वृद्धि में कमी हो जाती है, मतलब बच्चे बढ़ने नहीं लगते हैं। और कमी क्या होता है? प्रोटीन का कमी होता है। रतौंधी लक्षण क्या है? लक्षण क्या है कि ये रात में दिखने नहीं लगते हैं। कमी किसके कारण होता है? विटामिन बी के कारण होता है, ठीक? घेंघा रोग लक्षण क्या है? गर्दन में क्या होते हैं कि फूल जाते हैं और जिसके कारण बच्चों में यदि ये हो जाता है तो मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। और कमी क्या होता है? कमी किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है, ठीक? अब बताइए, आप आयोडाइज्ड नमक में आयोडीन की उपस्थिति का पता कैसे लगाएं? आयोडीन का पता कैसे लगाएंगे हम लोग कि ये नमक में आयोडीन है या नहीं? कैसे पता लगाएंगे? तो हम लोग देखते हैं कैसे पता लगाते हैं, ठीक ना? नमक में आयोडीन है या नहीं उसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक कप क्या करते हैं? एक कप पानी में थोड़ा सा नमक घोलें। क्या करना है? एक कप पानी लेना है जिसमें नमक को घोल लेना है, उसमें कुछ बूंदे नींबू की रस की डालें। अब कुछ बूंद नींबू का रस डाल देना है, ठीक है? यदि नमक में आयोडीन होगा तो वह नीले बैगनी रंग का हो जाएगा। अगर नमक में आयोडीन है तो वो नीले और बैगनी कलर का हो जाएगा। अगर नमक में आयोडीन नहीं है तो वो नीले और बैगनी का नहीं होगा, जिसे हमने उपयोग नहीं करना है उस नमक को, ठीक है? क्या हो सकता है? हमें घेंघा रोग हो सकता है आयोडीन की कमी से, ठीक? ओके, क्लियर? इन्हें भी जानिए। विश्व संस्कृति उत्सव में रांची के नामकुम प्रखंड के 2 किसानों खुदीराम मुंडा और जूलियस तिग्गा को प्रतिष्ठित श्रेष्ठ कृषि साधक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, विश्व संस्कृति में उत्सव में जब हुआ था तो रांची के नामकुम प्रखंड, नामकुम एक जगह है, प्रखंड नामकुम प्रखंड के 2 किसानों को, खुदीराम मुंडा और जूलियस तिग्गा को एक पुरस्कार मिला था। क्या पुरस्कार मिला था? श्रेष्ठ कृषक साधक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्हें यह अवार्ड रसायन मुक्त जैविक खेती में योगदान के लिए प्रदान किया गया था। रसायन युक्त मतलब बिना केमिकल का यूज किए बिना वह खेती करके दिखाए थे। उन्होंने क्या किया था? योगदान प्रदान किया था, जिसके कारण उन्हें अवार्ड मिला था। जैविक खेती के बारे में अपने बड़े बुजुर्गों से पता कीजिए। जैविक खेती क्या होता है? अपने बड़े बुजुर्गों से पता करना है। हमने सीखा क्या क्या? हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण हैं, ठीक है? इसके अतिरिक्त रूक्षांश और जल भी भोजन के आवश्यक अंग हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा क्या करते हैं? हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण शरीर
की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि के लिए होती है, ठीक है ना। विटामिन्स और हमारे शरीर की रोग से रक्षा में सहायता करती है। संतुलित आहार से शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त रूक्षांश और जल उचित मात्रा में सम्मिलित रहते हैं। देखिए, संतुलित आहार जब हम लोग लेते हैं तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तो होते ही हैं, लेकिन साथ में रूक्षांश और जल की मात्रा भी सम्मिलित होती है। हमारे शरीर में लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी से विशिष्ट रोग, एक अलग प्रकार का रोग या विकार उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है ना। अब शिक्षक निर्देश ये है, बच्चों को पाठ में दिए गए सभी परीक्षण स्वयं करने हेतु प्रोत्साहित करना है। जितने भी परीक्षण दिया गया था, ठीक ना, उसको स्वयं से करना है, ठीक ना, घर में। ये आपको निर्देश दिया जा रहा है शिक्षकों को विद्यार्थियों से कराने के लिए। फास्ट फूड का अधिक उपयोग करने से होने वाली हानियों की ओर बच्चों का ध्यान आवश्यक दिलाइए। कुपोषण से संबंधित पोस्ट बच्चों को दिखाकर चर्चा कीजिए, ये क्या है। सही उत्तर पर चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, आलू में होता है क्या। आलू के टुकड़े को हमने काटा था और क्रियाकलाप किया था, क्या मिला था, मंड। मंड किसका रूप होता है, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। हड्डियों एवं दांतों को किसके उपयोग से स्वस्थ रखा जा सकता है, किसके उपयोग से रखा जा सकता है, कैल्शियम के उपयोग से, ठीक है ना। इनमें से किसमें पोषक मूल्य शून्य होता है, पोषक मूल्य किसमें शून्य होता है, किसमें पोषक नहीं होता है। विटामिन में तो होता है, प्रोटीन में भी होता है, वसा में भी होता है पोषक तत्व, किसमें नहीं होता है, रूक्षांश में। लेकिन ये हमारे भोजन को पचाने के लिए आवश्यक होता है। घेंघा रोग किस घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, क्या का कमी से घेंघा रोग होता है, घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से, ठीक ना। ऐसे 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। कौन सा पोषक तत्व, 2 खाद्य पदार्थ हैं जिसमें पोषक तत्व मौजूद है, निम्नलिखित पोषक तत्व। जैसे कि वसा किस किस खाना में मिलता है उसको लिखना है, मंड किस किस खाना में मिलता है उसे लिखना है, रूक्षांश प्रोटीन, जैसे कि वसा किस में मिलेगा, ये आपका सरसों के तेल में मिलेगा, ठीक है ना, मछली में मिलेगा, 2 हो गया मंड। एक चावल, दूसरा मंड आपका आलू में मिलता है। रूक्षांश गेहूँ में मिलता है, चावल में मिलता है, ये सब में। प्रोटीन किस किस में मिलेगा, दाल में मिलेगा, ठीक है, दूध में मिलेगा। अब हम लोग सही गलत का चयन करते हैं। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर को पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, और भी खाना हमें खाना होगा, केवल चावल खाने से नहीं होंगे। संतुलित आहार लेकर आभाजन रोगों की रोकथाम की जा सकती है। संतुलित आहार लेकर अभावजन्य लोगों की रोकथाम की जा सकती है, बिल्कुल। अगर संतुलित आहार लेंगे हम तो कुछ रोगों का रोकथाम हो जाएगा, ठीक है। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, अलग अलग प्रकार के खाने वाले सामान होना चाहिए, बिल्कुल। संतुलित आहार में अलग अलग प्रकार के होने चाहिए, यहाँ क्या होगा, सही। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, केवल मांस से ही हमें सारा शरीर पोषक तत्व मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और हमें मांस तो खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत से हजारों ऐसे ऐसे हमारे खाने योग्य चीज़ें हैं जिसे हम लोग खा करके अपना सारा पोषक तत्व ले सकते हैं। हम उन्हें भी, उन जीवों को भी जीने का क्या होता है, हक होता है। वो भी जीना चाहते हैं, वो भी चहचहाना चाहते हैं, ठीक है ना, खेलना चाहते हैं, कूदना चाहते हैं। हम अपने जीव के स्वार्थों के लिए उन्हें नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और बहुत सी चीज़ों से हमें पोषक तत्व मिल जाते हैं, तो हमें दूसरे को खाना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। विटामिन खंड क में अंकित विटामिन से खंड ख में अभावजन्य रोग का मिलान कीजिए।
मिलान करते हैं। विटामिन ए का कमी से क्या होता है? विटामिन ए का कमी से दृष्टिहीनता। विटामिन बी का कमी से बेरी-बेरी। विटामिन सी का कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी का कमी से रिकेट्स होता है। ठीक ना? 5वां नंबर में निम्नलिखित के 2 उदाहरण लिखिए। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन पदार्थ क्या-क्या में होता है? एक आलू में होता है, एक चावल में होता है। विटामिन सी किस में होता है? एक आंवला में होता है, एक नींबू में होता है। लौह पदार्थ किस में होता है? एक पालक में होता है, अदरक में होता है। अधिक रुक्षांश के स्रोत वाले भोजन पदार्थ गेहूं में होते हैं, चावल में होते हैं। खनिज तत्वों की कमी से होने वाले रोग क्या-क्या हैं? खनिज तत्वों के कमी से होने वाले रोग क्या-क्या हैं? हमारे घेंघा रोग हैं, ठीक ना? फिर घेंघा रोग के अलावा सूखा रोग है, ये सब। निम्नलिखित के एक लक्षण लिखिए। सूखा रोग का क्या क्या लक्षण है? उसमें आदमी दुबला पतला हो जाता है, ठीक ना? ठीक है। पायरिया रोग का क्या क्या लक्षण है? घेंघा रोग में क्या होता है? गला जो होता है वो फूल जाता है। मोटापा में क्या होता है? इसमें शरीर बहुत ज़्यादा ही क्या होता है? वृद्धि हो जाता है और ये बहुत सी बीमारियों का आने का क्या होता है? आसान तरीका हो जाता है, ठीक है ना? तो पायरिया रोग कैसे होता है उसे हम लोग जानते हैं। पायरिया क्या होता है देखते हैं हम लोग। मसूड़ों से खून आना, जो हमारा दांत के ऊपर जो है और नीचे जो है, मसूड़ों से क्या आता है? खून आना। मसूड़ों में सूजन हो जाना, मसूड़ों का लाल हो जाना, ठीक है ना? सांसों की में दुर्गंध, अजीब प्रकार का सुगंध आना, ठीक है ना? स्मेल आना और दांतों का ढीला होना शामिल है। ये क्या कहलाता है? पीरिया का, ये सारा पायरिया का लक्षण है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 7। एक मोटे व्यक्ति को अपने वजन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? उन्हें वसा कम अ, ग्रहण करना चाहिए, वसा युक्त भोजन कम खाना चाहिए और क्या? उन्हें कसरत करना चाहिए, ठीक है ना? कुछ जंक फूड के नाम बताइए। चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब हो गए। भोजन के अपव्यय को न्यूनतम करने के लिए आप क्या करेंगे? भोजन के अपव्यय व्यय अपव्यय अपव्यय मतलब क्या होता है हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? अपव्यय का मतलब क्या होता है? अपव्यय का अर्थ है किसी भी चीज का अनावश्यक या बेमतलब खर्च, ठीक ना? बर्बादी या नुकसान, ये होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि भोजन के अपव्यय मतलब बर्बादी को न्यूनतम करने के लिए आप क्या करेंगे? न्यूनतम करने के लिए आप क्या करेंगे? भोजन की बर्बादी जो होती है उसे न्यूनतम करने के लिए जितना खाना है उतना ही हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे, ठीक। और जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यकता है उतना ही हम खाएंगे, ठीक ना? तो हमारी भोजन अपव्यय कम होगी, न्यूनतम होगी। अब जरा सोचिए, अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहते हैं, अंतरिक्ष मतलब समझ रहे हैं ना आप? सैटेलाइट में जो अ, चाँद पर या पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइट जो घूमते हैं, वहाँ व्यक्ति अगर जाता है, रहते हैं, वे किस प्रकार के संतुलित पोषक तत्व प्राप्त करते होंगे? किस तरह का पोषक तत्व प्राप्त करते होंगे? वे सभी तरह के पोषक तत्व प्राप्त करते होंगे और ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स मतलब सूखा चीज़ खाते होंगे, है ना? अन्य पुस्तकों, इंटरनेट या बड़ों से इन संबंधों में जानकारी प्राप्त कीजिए। इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है क्वेश्चन? एक मजदूर और एक कार्यालय कर्मी के भोजन में प्रमुख अंतर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। पता कीजिए एवं सूचीबद्ध कीजिए। देखिए,
मजदूर के भोजन में सारा पोषक तत्व अनिवार्य होना चाहिए, वसा भी होना चाहिए। लेकिन कार्यालय में जो काम करते हैं, उन्हें वसा कम मात्रा में लेना होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, मोटापा हो जाएँगे वे, उनका शरीर क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। साथ में उन्हें अनावश्यक भोजन नहीं करना होगा, ज़्यादा भोजन नहीं करना होगा। पालतू पशु द्वारा खाए जाने वाले भोजन की जाँच कर पता लगाइए कि कौन-कौन सा पोषक तत्व इनमें भोजन में है। इसकी सूची बनाइए कह रहा है, तो वो कर लीजिएगा। वर्षा की अत्यधिक मात्रा लेने पर हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। बिल्कुल, हम मोटापा हो जाते हैं। क्या अधिक प्रोटीन और विटामिन्स युक्त आहार हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है? बिल्कुल, बिल्कुल नहीं हानिकारक होता है, ठीक है ना? इस प्रश्न के उत्तर के लिए आहार से संबंधित समस्याओं के विषय में पढ़िए और कक्षा में विमर्श कीजिए। इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कीजिए। अपने विद्यालय में दिए जाने वाले एमडीएम जो मिड डे मील होता है, जो भोजन दिया जाता है, उस सारणी में अंकित कीजिए कि सोमवार को सुबह में क्या मिलता है, दोपहर में क्या मिलता है, मंगलवार को मतलब हर दिन सुबह में क्या मिलता है, शाम में क्या मिलता है, दोपहर में क्या मिलता है, ये लिखना है। अब पता लगाइए कि इस भोजन में कौन-कौन सा पोषक तत्व है। मध्याह्न भोजन, अब जितना भी मतलब हमने भोजन लिखा है, सुबह में क्या मिलता है, दोपहर में मिलता है, सारा में क्या-क्या पोषक तत्व है वो पता लगाइए। मध्य भोजन का समय निश्चित है। क्या आप बता सकते हैं कि हमें समय पर भोजन करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि वो अच्छी तरीके से पच सके, ठीक है ना? उत्तर के लिए अपने बड़ों से पूछिए एवं अखबार, पत्रिका से सहायता प्राप्त कीजिए। अपने उत्तर को चार्ट पेपर में प्रदर्शित कीजिए, ठीक ना? तो हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया, ठीक है? तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं हर डाउट को क्लियर करूँगा, है ना? और हम इसी तरह हर पॉइंट्स को एक-एक पॉइंट को पढ़ेंगे, जिसका भी हम लोग मीनिंग नहीं जानेंगे उसको हम लोग लिखेंगे और हर पॉइंट को जानने का कोशिश करेंगे। हमारा उद्देश्य है समझना। हम मनुष्य और जानवर में एक ही अंतर होता है समझ का, और बाकी सारे कार्य भी हम मनुष्य और पशु का एक ही है, लेकिन यही अंतर बताता है। और आचार्य जी की शिक्षाओं से जुड़िए, क्लाइमेट चेंज के बारे में देखिए, उनकी राय को देखिए। उन्हें एनवायरनमेंट के लिए उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है। वे युवाओं को सही दिशा में ले जाने का कार्य कर रहे हैं, पशु क्रूरता के ऊपर काम कर रहे हैं, स्त्रियों को सही दिशा में ले जा रहे हैं, महिला सशक्तिकरण पर काम कर रहे हैं, ठीक ना? बहुत से कामों को आचार्य जी कर रहे हैं, जो कि ना हमारा समाज कर रहा है, ना हमारा परिवार कर रहा है, और ना ही हमारे नेता, ना सेलिब्रिटी, कोई नहीं कर रहा है जो कि आचार्य जी कर रहे हैं, ठीक है? नमस्कार।